गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं ओम्स लॉ विदाउट एनी डिले, बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास लॉट ऑफ डिलेज वर देयर एंड वी वांट टू स्टार्ट ओम्स लॉ। सो आज की क्लास में अपन डायरेक्टली ओम्स लॉ देखेंगे। नाउ ओम्स लॉ टॉक्स अबाउट द करंट एंड पोटेंशियल इन ए सर्किट। एक सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज क्या क्या रहती हैं और किस तरीके से करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, किस पे करंट डिपेंड करता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं यूजिंग ओम्स लॉ। सो बेसिकली इफ वी वांट टू डिफाइन व्हाट इज ओम्स लॉ, वी विल यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन। लेट अस सपोज दिस इज अ वायर, ये मेरे पास एक वायर है एंड इसके दो एंड्स हैं ए एंड बी, and these two ends are having some potential difference. VB minus VA is the potential difference across it. ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V से। So V is the potential difference in this particular conductor. इसके दो एंड्स थे और दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स थे और उन पोटेंशियल्स का कुछ ना कुछ डिफरेंस था। Now according to Ohm's law हमें कहता है keeping the physical parameters constant, फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट रखने का मतलब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एटसेट्रा, इन सबको अपन ने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रखने के बाद ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल दीज फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट, the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the two ends. According to Ohm's law, the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference. That means this V is the potential difference, not potential. और हमने पोटेंशियल की बात करी है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय अस इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को अपन पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी वर्क डन किया गया एक चार्ज को मूव कराने के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू इट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, and if we remove this proportionality sign we will introduce a constant, and that constant in this particular case is known as resistance of the wire, and that is known as resistance of the wire. Now see, in this particular case Ohm's law मुझे क्या कह रहा है, Ohm's law is telling us about that if VA and VB are the potentials of the two ends, then the potential difference is denoted by VB minus VA. The current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference. Always it is to be remembered. मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट फ्लो करेगा। अगर मान लो इस जगह पे भी पोटेंशियल सेम है और दूसरी जगह पे भी पोटेंशियल सेम है, फॉर एग्जांपल like this, and if the potentials are same at both the ends, if the potentials are same at both the ends, then what is happening, ध्यान से सुनिए, if the potentials are same, मान लो इधर भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, इधर भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा? हम बोलेंगे नहीं। why? because there is no potential difference, because there is no potential difference. So in order for current to flow in the circuit, what we'll do, we will always calculate the potential difference, and if it comes out to be zero, then no current is flowing in the circuit, then no current is flowing in the circuit. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाए तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना है अपन को। देन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
the current is directly proportional to the potential difference across the two ends, and V is equal to IR is the mathematical formula given by Ohm. Now, in which R is a different quantity which is known as resistance. अभी थोड़ी देर में इसकी बात करते हैं. तो फटाफट पहले तो ये बताइए that if this point is clear to everyone up to this point, see, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं. Now we had seen that the potential difference is the agent which is allowing the current to flow. अगर potential दोनों पॉइंट पे सेम होगा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट जो एक करंट को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाए. ठीक है, तो ऐसा कोई एजेंट ही नहीं है. सुमित खत्री, if you having any doubt, if you are having any doubt, then ask in last 5 minutes only. And students, I have removed the rename facility in your Zoom classes because you guys are not, क्या बोलते हैं, eligible for it. आप लोग eligible नहीं है. तो जो भी नाम से रीनेम फैसिलिटी को मैंने हटा दिया है, तो जो भी बिना रीनेम के क्लास के अंदर एक बार नाम ऐड कर लेगा, उसके बाद मैं उसको रीनेम करने नहीं दूंगा क्लास के अंदर. एंड आई हैव रिमूव्ड सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो स्टूडेंट्स अब क्लास के अंदर आ नहीं सकते. चलिए, now let us understand one more thing. See, in this particular Ohm's law, V is equal to IR. R is the resistance. Now let us talk about resistance. Resistance क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर कोई खाली जगह तो होती नहीं है. आप कभी भी वायर को देखेंगे तो वायर इज ए सॉलिड ऑलमोस्ट. देखिए, बहुत पतली पतली वायर्स होती है, लेकिन होती कैसी है? सॉलिड होती है. और हम जानते हैं सॉलिड के अंदर सारे के सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. अब इसके अंदर की पूरी फिजिक्स क्या है कि सर कैसे करेंगे हम इसको, किस तरीके से निकालेंगे, वो तो बात की बात है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओनली टॉक अबाउट वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज कि भाई जब हम यहाँ पर बात करें तो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम इज वेरी लेस सॉलिड के अंदर, एंड वायर इज अ सॉलिड ओनली. सो कोई खाली जगह तो प्रेजेंट नहीं है कि चार्जेस बड़े इजीली वहां से फ्लो कर जाए. तो चार्जेस जब फ्लो करने लगते हैं, दे कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं. ठीक है, ये चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे मूव इनसाइड द कंडक्टर, दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन इट, दे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दैट कोलिजन the flow of current or the flow of charges is obstructed. Obstruct मतलब करंट को रोकने की कोशिश करता है कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने की कोशिश करता है कंडक्टर. जब वो रोकने की कोशिश करेगा, at that particular point you need to remember one thing, कि that obstruction which is provided by the conductor, that hindrance to the current, that hindrance to the flow of charge is known as resistance. So what is resistance offered by the conductor? Resistance offered by a conductor is the particular obstructions, the particular hindrances, or the particular property which opposes the flow of charge is known as resistance. Now resistance का जो SI unit निकल के आता है, the SI unit of resistance comes out to be ohm only, and this is denoted by the Greek letter omega. So each and every time you have to remember one thing, and that one thing is कि भाई resistance क्या है? Resistance is that property of the material due to which it opposes the flow of charge. It opposes electric current, and resistance is measured in the form of ohm, and ohm is denoted by the Greek letter omega. चलिए, सिंपल सीधी सी बात थी, बहुत ही आसान चीज थी. Now basically in a resistance, किसी भी कंडक्टर की अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये इनकी बात.
how many factors upon which the resistance of a conductor is dependent on, उनकी अपन बात करेंगे। एक स्टूडेंट को बाहर निकाल, रिकॉर्डिंग पॉज करो। चलिए, so in the next topic we are studying about how we will check the resistance is dependent on what are the physical parameters. So what other physical parameters on resistance is dependent is number one is length of the conductor. Length of conductor. इसको कॉमन सेंस से समझो। कॉमन सेंस से इस तरीके से, इफ आई टेल यू और इफ आई गिव यू अ टास्क, see, first parameter over which the resistance is dependent first is length of the conductor. See, what is length of the conductor? Length of conductor की बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऐसे this A point to B point you have to go, and यहां से यहां तक the distance is only 100 meters. The distance is only 100 meters. And from this point you have to go to another point which is C, and the distance is like this, which is 10 kilometers, and you have to walk on both the paths. आपको दोनों पाथ पे वॉक करना है। आपको चल के A से B जाना है और चल के ही A से C जाना है। तो आपके लिए आसान क्या होगा, A to B जाना या A to C जाना? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जितना छोटा रास्ता होगा उतना इजीली हम उसको ट्रैवल कर सकते हैं, उतना ही इजीली हम उस पर चल सकते हैं। तो उतना ही इजीली हम उस पर ट्रैवल कर पाएंगे, उतना ही इजीली हम उस पर चल पाएंगे। समझ में आ रही है बात? जितना लंबा पाथ है उतना ही मेरे को उस पर क्या मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे। मैं बीच रास्ते में थक जाऊंगा, गर्मी लगेगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि मुझे A से C जाने के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। But when I was going from A to B, the distance was very less, or we can say that the length of the path is very less, and we can easily travel from one place to another place. So in other words, लेंथ ऑफ द कंडक्टर में भी यही बात होगी। मैं आपके सामने दो कंडक्टर बना रहा हूं, एक कंडक्टर है ऐसा छोटा सा कंडक्टर, और एक कंडक्टर है बहुत बड़ा। एक कंडक्टर है बहुत बड़ा, लेंथ उसकी ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली इन द फर्स्ट कंडक्टर द चार्जेस आर टू बी ट्रेवलिंग इन ए पर्टिकुलर लेंथ जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, बट सेकंड के अंदर चार्जेस को एक बहुत बड़े लेंथ को ट्रैवल करके निकलना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बिकॉज इफ द लेंथ इंक्रीजेस तो चार्जेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स खाएंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो ये पर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो व्हाट वी कैन से दैट इफ द लेंथ इंक्रीजेस the resistance also increases. If the length of the conductor increases, the resistance also increases. The resistance also increases. That means resistance is directly proportional to the length of the conductor. As the length increases, the resistance also increases. Number second point, area of the conductor. कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसकी बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, दो कंडक्टर फिर से बना रहा हूं। एक मैंने ये वाला कंडक्टर बनाया एंड एक और कंडक्टर बनाया है जो कि थोड़ा थिक है, इसमें क्रॉस सेक्शन बड़ा है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा था और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ऑब्वियसली चार्जेस बोथ कंडक्टर्स दोनों में ही फ्लो करते हैं, यहाँ पे भी चार्जेस फ्लो करते हैं, इधर भी चार्जेस फ्लो करते हैं। बट हियर द इफेक्टिव एरिया ओवर विच चार्ज कैन ट्रेवल, but here the effective area over which charge can travel is more, but here it is less. That means
comparing with this conductor, the resistance offered by the bigger conductor or the thick conductor is less. We can say that the area of conductor पे resistance कैसे depend करता है? तो the resistance is inversely proportional to the area of conductor. As the area, cross sectional area increases, the resistance of the conductor decreases. The resistance of the conductor decreases. अब इसमें आपको एक डाउट आएगा कि सर आप तो कह रहे हो कि इसके अंदर तो सॉलिड ही सॉलिड है, सारी जगह है, तो जितनी जगह इसके अंदर है उतनी जगह इसके अंदर, दोनों ही तो सॉलिड है। मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन एज कंपेयरिंग टू दिस कंडक्टर, अगर मैं इसको इस छोटे वाले कंडक्टर से कंपेयर करूं तो इस पर क्रॉस सेक्शन बड़ा दिखता है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा पैसेज है जिसके थ्रू चार्ज मूव कर सकता है, तो चार्ज एज कंपेयर टू दिस इजीली इसमें मूव करेगा। तो इजीली अगर इसमें मूव करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर कंडक्टर विल बी लेस देन द थिनर कंडक्टर। इस चीज का ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये दो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ ली हैं, फटाफट रिप्रेजेंट करके बताइए इफ दीज टू प्रॉपर्टीज आर क्लियर। चलिए, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड property or third parameter over which the resistance is dependent upon. The third parameter over which the resistance is dependent upon is temperature. So temperature भी किसकी बात करेंगे अपन? Temperature, we are only talking about conductors. We are only talking about conductors only. अब यहाँ पर अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, तो सबके लिए वेरिएशन अलग अलग आता है। एलॉयज के लिए बात करूंगा तो वेरिएशन अलग आएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स ओनली। अब कंडक्टर्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहता है? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे मैं इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर, so the kinetic energy of the electrons inside the conductor increases. टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। Now basically the collisions with other electrons or collision with the positive ions, they were responsible for what? They were responsible for the resistance offered by a conductor. अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और कोलिजन भी बढ़ गए, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर conductors, for conductor. That means if we want to make a graph of resistance with respect to temperature, so it goes like this. It goes like this. It is directly proportional to temperature. As the temperature increases, the resistance increases. जब आप हायर क्लास में जाओगे तो you will study a formula that mu resistance is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. This is the formula for resistance or resistivity of a conductor at a given temperature. ये formula class 10th के लिए important नहीं है. This is not important for class 10th. But this graph is very much important for class 10th. 10th class के अंदर ये ग्राफ हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको इस ग्राफ को याद रखना है. एंड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन एज वेल. आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था. एंड ओनली वन स्टूडेंट हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स. आई थिंक पार्थ ने फुल मार्क्स अचीव करें क्लास के अंदर. वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया. फुल मार्क्स एक ही बच्चे के हैं, 30 आउट ऑफ 30. एंड दिस इज the question which was asked in your exam. So I hope अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है if we are talking about conductors. That is why we are saying that the resistance और टाइम का ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है कुछ इस तरीके. चलिए
सो इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन व्हाट वी हैड स्टडीड, हमने यहाँ तक क्या देख लिया, हमने चारों डिपेंडेंसीज देखी। हमने ये देखा लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एरिया के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, एज द एरिया इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स दे इंक्रीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स दे इंक्रीज। अब फटाफट मुझे रेज ऑन करके एक बार बताइए दैट इफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन और नॉट, फटाफट बताइए। So now let us talk about one relation V is equal to IR, and let us talk about the graph between potential and current, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर उसकी भी अपन बात करते हैं। आइए, as the current and potential they are directly proportional to each other, so if the potential increases the current also increases in the circuit, we can say that the graph follows a relation like this, and this is a straight line from the origin। ठीक है, जब अपन इसी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इफ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। ये चीज अपन को पता है, ठीक है, जितना ज्यादा ये थीटा इंक्लिनेशन होगा उतना ही ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, ये अपन को बात पता होनी चाहिए। चलिए, इन योर एग्जामिनेशन आई हैव गिवन द क्वेश्चन लाइक दिस, मैंने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पर करंट डाल दिया था, इधर डाल दिया था पोटेंशियल, और मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस के लिए 3 ग्राफ प्रोवाइड कर दिया। मान लेते हैं R1, R2 एंड R3 आर द 3 रेजिस्टेंसेस। ध्यान से देखना, समझना, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मैं यहां से एक लाइन ऐसे पैरेलल खींचता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, ये यहां पर कट कर रहा है, ये यहां पर कट कर रहा है, ये यहां पर कट कर रहा है। फॉर R1 रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ करंट इज I1, फॉर R2 रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ करंट इज I2, एंड फॉर R3 द वैल्यू ऑफ करंट इज I3। अब ग्राफ से लॉजिकली सवाल को सॉल्व करना है, कोई स्लोप नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से समझो। For a same potential value, the value for current for R1 is I1, which is very less. So we can write it as I1 is less than I2 is less than I3. तो सबसे बड़ा तो I3 हो गया और सबसे छोटा I1 हो गया। सिमिलरली अब खुद सोचो, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा उसका करंट, उसी रेजिस्टेंस का करंट या उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, ज्यादा करंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, रुक रहा है, वो रुक रहा है, दैट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी वेरी हाई इफ द करंट इज वेरी लो। दैट मींस वी कैन से इफ द करंट इज वेरी लो, so R1 resistance will be greatest, R2 will be greater than smaller than R1, and similarly R3 will be the least resistance of the conductor. R3 will be the least resistance of the conductor, or in this particular graph. अब इसको अपन स्लोप के तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमने बोला कि जितना ज्यादा ये थीटा एंगल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बट ये जो थीटा एंगल है ये करंट से निकाला जाता है। तो देखिए, करंट से यहां से थीटा देख लो, यहां से देख लो और यहां से देख लो, किसका एंगल सबसे ज्यादा, R1 का सबसे ज्यादा, दैट मींस R1 इज ग्रेटेस्ट, R2 is less than R1 and R3 is the least resistance of these three. तो अपन ने दोनों लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। पहले तो अपन ने ये देख के देखा कि करंट की वैल्यू से क्या मैं लॉजिकली सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने ये देखा कि जिसके अंदर करंट सबसे कम होगा तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और जिसके अंदर करंट सबसे ज्यादा है वो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इस लॉजिक को लगा के मैंने आंसर निकाला। दूसरा, मैं ये थीटा वाला एंगल वाला लॉजिक भी लगा सकता हूँ। ये एंगल थीटा चेक कर लो, जिसका एंगल करंट से सबसे ज्यादा बनेगा वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा। चलिए फटाफट, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर, तो आज की क्लास में अब अपन एक नेक्स्ट छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं। इसका पूरा डिस्कशन कल करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कल करेंगे ओम्स लॉ पे। आज अपन ने कॉन्सेप्चुअल सारी बातें की हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ समझा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो शाम को 5 से 6 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स मैं वहां पर एंटरटेन कर दूंगा।
अब देखते हैं थोड़ी सी और बातें विच आर इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट सी, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों फॉर्मूला को क्लब करो तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज रो, एंड रो multiplied by L upon A is the formula for resistance of a conductor. Resistance of a conductor depend किस किस पे करता है? तो basically it depends upon length of the conductor, area of the conductor and resistivity. Resistivity of a conductor is constant. अब ये होता क्या है कल बात करेंगे, आज अपन सिर्फ इतना बात करते हैं। Resistivity is a constant value for a conductor at any particular temperature. एक particular temperature पे resistivity की value constant रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको कुछ बुक्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और इसकी वैल्यू निकाली जाती है आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो, जिसमें अगर मैं ए को 1 मीटर स्क्वायर रख दूं और एल को 1 मीटर रख दूं तो आर बराबर किसके आ जाता है? रो के आ जाता है। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। डिफरेंट एलिमेंट्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ब्रास, निकल, कोबाल्ट, सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग रहता है, चाहे वो एलॉयज हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे कोई डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, कार्बन अपन ले लें, ठीक है। तो यहां पर अपन ने आज की क्लास में इतना ही देखना है, ठीक है। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेज क्लास तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 5 to 6 इन द इवनिंग, ठीक है। इफ एनी अदर डाउट इज कमिंग, बाकी कल की क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। टुडे वी विल डू दिस मच ओनली। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो सेम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।